देश और दुनिया की खबरों पर नज़र डालने के लिए आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है। खालिद नदीम लिखते हैं, ये लापरवाही नहीं अपराध है। 3 भारतीय नागरिकों के शव कल दिल्ली एयरपोर्ट से वापस दुबई भेज दिए गए, वो भी तब जब इनमें से किसी को भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई थी। ये वो लोग हैं, दुबई में नौकरी किया करते थे। इनमें से एक 23 साल के कमलेश भट्ट मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनकी मौत हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। वहाँ रहने वाले भारतीयों ने इस मुश्किल दौर में भी किसी तरह औपचारिकताएं पूरी कर उनके शव स्वदेश भेजने का प्रबंधन किया। देहरादून से कमलेश के परिजन भी किसी तरह एम्बुलेंस की व्यवस्था करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां आकर मालूम चला कि उनका शव वापस दुबई भेज दिया गया है। कमलेश के अलावा 2 अन्य भारतीय भी शव की वापस भेज दिए गए थे। तीनों में से किसी एक की मौत भी कोरोना के कारण नहीं हुई थी। परदेश गए किसी अपने का अगर कफन लौट कर आए तो ये कितना पीड़ादायक है, और कफन आकर भी परिजनों को ना मिले। मौत के 1 हफ्ते बाद भी परिजन शव के लिए भटकते रहे और शव इस कदर यहाँ से वहाँ होता रहे तो ये पीड़ा बयां किए जाने के दायरे से भी बाहर है। यूएई में भारत के उच्चायुक्त ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। मृतकों में से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं था, फिर भी उनके शव एयरपोर्ट से लौटा दिए गए। इन मृतकों के परिजनों का दुख महसूस करके देखिए। ये संबंधित अधिकारियों और मंत्रालयों के लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध भी है। आगे सत्यार्थी लिखते हैं, भारत उस तरफ बढ़ रहा है जिसकी कल्पना और उसके परिणाम की कल्पना अति भयावह है। ओबीसी जिसकी 90% धार्मिक आतंकी है, साथ में मजदूर है, पशु से बुरा जीवन जीता है। इस कदर मुंसागियों ये खिलाफ इस्तेमाल होगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। आप इस तस्वीर से भविष्य की कल्पना कीजिए। साथ में टीवी पर जो ब्रेन वॉश कर आप में से ज़्यादातर का खाली दिमाग में जो नया चिपसेट डाला जा रहा है उसका इमेजिनेशन कीजिए। आगे अमित के यादव सफ़ई लिखते हैं, हमें नहीं पता आप कैसा महसूस करते होंगे, पर मैं और मेरा परिवार ज़रूर डरा हुआ है, अंदर से सहमा हुआ है। उसका कारण ये है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी होगा, आपको डरने का कारण पता चल जाएगा। मेरे ताऊजी आगरा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और आगरा के हर रोज़ नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। डरने का सिर्फ एक कारण है, सरकारों की लापरवाही, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के बड़े अधिकारी लोग जब उन वार्डों में जाने से मना कर देते हैं तो गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पर। और जैसे ही हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स पे पीपीई किट नहीं है, तो अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर क्या होगी। हम जी तो रहे हैं, पर हर दिन डर डर के साए में। हमें लगता है आप सब भी वही सब महसूस कर रहे होंगे, पर आशा है इस बीमारी से हम जल्द उभरेंगे। हिमांशु कुमार ने लिखा है, दोनों तस्वीर एक ही शख्स की है, दोनों तस्वीर में 2 महीने का फ़र्क है। इस शख्स का नाम परवेज़ अंसारी, उम्र 21 साल, रांची के इटकी का मस्जिद मोहल्ला का निवासी। 6 महीने पहले ये अपने गांव से अहमदाबाद गुजरात आया था रोटी रोज़ी की तलाश में। एक डिस्पोजल ग्लास बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच फंसकर दाने दाने को मोहताज होकर भुखमरी के कगार पर पहुंचने के बाद परवेज़ ने 18 अप्रैल को अहमदाबाद से वीडियो बनाकर राज्य सरकार से मदद की अपील की थी। इस मामले में आईएएस भोर सिंह ने भी तुरंत पहल की और परवेज़ को अहमदाबाद अमरावती के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परवेज़ को खाना और बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे टीबी वार्ड में दाखिल कराया है। अस्पताल में दाखिल के वक्त परवेज़ की अपने परिजनों से आखिरी बार करीब 20 सेकंड की बात हुई। घर वालों को ये भी सूचना दी गई कि उसे कोरोना नहीं है, लेकिन गुरुवार को परवेज़ की मौत हो गई। परिवार वालों को उसके जनाजे में शामिल होने तक नसीब नहीं हुआ। अहमदाबाद में कुछ स्वयंसेवी संस्था की मदद से मिट्टी दी गई, जबकि परिजनों ने जनाजे की रस्म वीडियो कॉल के ज़रिए देखी। मरहूम परवेज़ के भाई का आरोप है कि यदि वो रांची में होता तो बच जाता, उसे अहमदाबाद में समुचित इलाज नहीं मिल पाया। आगे सलीम अख्तर सिद्दीकी ने लिखा है, क्या किसी देश का राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित में ब्लीच इंजेक्ट करने की सलाह दे सकता है? आलोचना होने पर यह कहकर बच सकता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि कुछ लोगों ने राष्ट्रपति की सलाह मानकर डिटॉल पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या ऐसे राष्ट्रपति के पद पर बने रहने का हक है?
क्या ऐसे राष्ट्रपति किसी का दोस्त हो सकता है? सुफियान राजपूत लिखती हैं, इस हिंदू परिवार को सलाम जो रात में उठकर हमारी बहन को सहरी कराता है। रमज़ान का पहला दिन एक भारत ये भी है। तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है, कन्हैया कुमार के राजनीतिक उभार के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम छात्र नेताओं का हुआ है। जेएनयू घटना से पूर्व मुसलमानों की गिरफ्तारी फर्जी आतंकवाद और अन्य मामलों में होती थी, मगर उस घटना के बाद मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी उसके राजनीतिक गतिविधियों के कारण बढ़ी है। कन्हैया की राजनीतिक स्टाइल को कॉपी पेस्ट करने के कारण दर्जन भर मुस्लिम छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। कन्हैया के जिस स्टाइल को उसकी कम्युनिटी के लोग नहीं स्वीकार सके, भला वो कम्युनिटी मुसलमानों को कैसे स्वीकार कर लेगी? ये छात्र नेता कब समझेंगे कि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है? ये कुछ नया आइडिया लेकर क्यों नहीं आते? मेरा इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तब जेएनयू घटना से पूर्व और बाद में मुस्लिम छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का डेटा उठा लीजिए। संजय यादव ने भी लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनकरों के डीए-डीआर भत्ते बंद करने से सरकार को 1,20,000 करोड़ प्राप्त होंगे। सांसद विकास निधि बंद करने और सांसदों की वेतन कटौती करने से 1,000 करोड़ बचेंगे। महामारी के इस दौर में सरकार सबसे वेतन की कटौती कर रही है। वहीं इसी कठिन समय में केंद्र सरकार दिल्ली में 20,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति निवास इत्यादि का निर्माण कर रही। अभी लॉकडाउन के मध्य ही ये प्रस्ताव पास भी हो गया और गुजरात की एक एजेंसी ने इसका ठेका भी ले लिया है। इन सब के पास एकड़ों में फैली इतनी आलीशान बंगले हैं कि तो फिर इस मुश्किल दौर में नए की क्या आवश्यकता है? अगर स्थिति इतनी भयानक है तो लाखों करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्थगित किया जाए। वैसे भी उसका फ़ायदा मात्र अहमदाबाद और मुंबई के कुछ हज़ार मध्य और उच्च वर्गीय लोगों को होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना जांच किट मात्र 337 रुपये में खरीदी और सार्वजनिक रूप से मीडिया को ये कीमत बताई। वहीं केंद्र सरकार वही किट 700 रुपये से अधिक में खरीद रही है। अब आप समझ लीजिए कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। 1948 से चले आ रहे पीएम रिलीफ फंड की जगह पीएम केयर फंड बन गया, जिसका कोई भी ऑडिट नहीं होगा। यानी देश का कोई भी व्यक्ति और एजेंसी ये नहीं पूछ सकती कि पीएम केयर फंड में जमा हज़ारों लाखों करोड़ का खर्च कैसे, क्यों, कब और किसके लिए हुआ। कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, कोरोना दौर में सब कुछ पारदर्शी हो रहा है। ये आवश्यक नहीं, इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। आवेश तिवारी लिखते हैं, रैपिड एंटीबॉडी किट से कोरोना की जांच पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार द्वारा देर से उठाए गए इस कदम का स्वागत किए जाने की ज़रूरत है। मेरे मित्र सूची में मौजूदा डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर इसका मतलब समझते होंगे। सच्चाई ये है कि रैपिड टेस्ट किट पहले तो मात्र सर्विलांस के लिए था। जांच या जांच के नतीजों तक पहुंचना इसमें संभव नहीं था। एक दूसरी बात यह भी है कि इसकी वजह का पैनिक भी फैल रहा था। बनारस में मौजूदा मेरी एक मित्र जो नाको के HIV उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ी है, मानती है कि रैपिड टेस्ट किट से कई बार HIV की फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। यानी कि जिसको HIV ना हो वो भी HIV, इसलिए RT-PCR ज़रूरी हो जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, आप लोग किसी लैब से हेपेटाइटिस B का रैपिड टेस्ट कराएं, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। प्रोफेसर राबिया समेत कुछ बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट मित्र रैपिड टेस्ट किट की जांच से बचने की सलाह देते हैं। कल को आप आश्चर्य मत करिएगा अगर आपको पता लगे कि देश में जल्दबाजी से बहुत सारे नेगेटिव केस पॉजिटिव और बहुत सारे पॉजिटिव केस नेगेटिव घोषित कर दिए गए हैं। वहीं नितिन ठाकुर ने भी लिखा है, ट्रंप के कहने पर 30 लोग न्यूयॉर्क में ब्लीच, डिटॉल, लाइजोल पी गए। एक की शायद मौत हो गई है। अब ट्रंप ने बताया कि वो प्रैंक कर रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या होता है। ये बात मैंने भारत के संदर्भ में कई बार दोहराई है कि यहाँ भी एक भाई साहब देखते हैं कि क्या होता है कि तर्ज पर रात 8 बजे चले आते हैं। इन सब ताकतवर और आत्ममुग्धों के लिए ये सब प्रयोग हो सकता है, लेकिन जीवन एक ही है। इसे जीने या दांव पर लगाने के लिए ठीक इंसान का चुनाव करें। शीतल पी सिंह ने लिखा है, रमज़ान और रमादान। विनोद दुआ साहब ने पाकिस्तान के मशहूर गायिका टीना सानी के हवाले से ये मज़ेदार किस्सा लिखा है। पड़ोसी जिया साहब हाथों में बड़ी बड़ी सामान से भरी थालियाँ लिए जा रहे थे। आज चांद रात है। जैसे ही हमारे सामने से गुजरे हमने कह दिया, जिया साहब रमज़ान मुबारक।
झट से रुके, पास बुलाया और सख्त लहजे में बोले, आप पढ़े लिखे तो लगते हैं। जी हुजूर, कुछ तो पढ़ाई की है। हमने भी सर झुका के जवाब दिया। कहने लगे, रमदान होता है, सही लफ्ज़ रमज़ान नहीं, अरबी का लफ्ज़ है, अरबी की तरह बोला जाना चाहिए। हमारी गलती थी, सर झुका के मान ली। कहा, आप सही कह रहे हैं। दिया साहब फ़ौरन चौंके, कहने लगे, ये दिया कौन है? मैंने कहा, आप। कैसे भाई, मैं तो जिया हूँ। मैंने कहा, जब रमदान हो गया तो फिर जिया दिया हो जाएगा। ये भी तो अरबी का लफ्ज़ है। ज़वाद का तलफ़्फ़ुज़ खाली रमदान तक क्यों महमूद हो? खैर बात ख़त्म हुई। जिया साहब जाने लगे तो हमने पीछे से टोक दिया, कल इफ्तारी में पकौड़े बनाइएगा तो हमें भी भेज दीजिएगा। फ़ौरन फड़फड़ा के बोले, ये पकौड़े क्या चीज़ है? हमने कहा, अरबी में पे तो होता नहीं है तो पकौड़े भकौड़े हुए, पेप्सी भी वेप्सी हो गई। एकदम गुस्से में आ गए, तुम पागल हो गए हो क्या? हमने कहा, पागल नहीं बागल बोलिए, अरबी में तो बागल ही हुआ। बहुत गुस्से में आ गए, कहने लगे, अभी चप्पल उतार के मारूंगा। मैंने कहा, चप्पल नहीं शब्बल कहिए, अरबी में चा भी नहीं होता। और गुस्से में वो आ गए, कहने लगे, अबे गधे बाज आ। मैंने कहा, बाज मैं तो आ जाऊंगा, मगर गधा नहीं जधा कहिए, अरबी में गा नहीं होता। अब उनका पारा 7वें आसमान पर था, तो आखिर अरब में होता क्या है? आगे राहिल हसी लिखते हैं, गुजरात मॉडल जो देश में लागू करने की बात थी वो कुछ ऐसा ही था। 4000 लोगों की लाइनें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। फिर भी किसी लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाता है। खैर, इस मॉडल में ये ख़ास था कि जिसके पास गुजरात का आधार कार्ड नहीं है उन्हें राशन नहीं दिया गया। शायद उनमें से कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक पोस्ट दिखाई हो कि उन्हें एक गुजराती के लिए कितनी गालियाँ बकी है। भारत में 22 मार्च को जिस दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उस दिन कोरोना के भारत में 438 केस थे और पाकिस्तान में लगभग डबल 817 केस थे। भारत में 23 से ही कई राज्यों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था और 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। पाकिस्तान ने शुरू से लॉकडाउन नहीं किया और अपने लोगों को अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में जाने को कहा। इस बात की हमारी मीडिया ने बहुत हंसी उड़ाई। बहरहाल अब आते हैं 21 अप्रैल पर, जब मोदी जी को मात्र 447 विदेशियों की राय से कोरोना से लड़ने वाला वर्ल्ड का बेस्ट प्रधानमंत्री घोषित किया गया जाता है। उसी दिन 21 अप्रैल को भारत में केस हो जाते हैं 20,080 और पाकिस्तान में केस है 9,565, यानी कि यहाँ मामला बिल्कुल उलट जाता है। 22 मार्च के विपरीत भारत में पाकिस्तान की तुलना में 2 गुना मामले हो गए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्टिंग के आंकड़े भी जान लीजिए। भारत में 393 टेस्ट प्रति 10 लाख लोगों पर कर रहे हैं और पाकिस्तान में प्रति 10 लाख लोगों पर 595 टेस्ट कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान हमसे आगे है, जिसकी अभी भी हंसी उड़ाई जा रही है। अब यदि आप पोस्ट के लेखक को पाकिस्तान जाने की सलाह देने की सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है कि कुछ सवाल देश की सरकार से करने की हिम्मत दिखाइए। आगे खालिद नदीम ने लिखा है, भारत सरकार को इस कोरोना काल में फेक न्यूज़ फैलाने वालों को भारत रत्न देना चाहिए। जो मंत्री या नेता सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाएं उसे राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। मुझे लगता है अब इस देश में सत्य और अहिंसा के पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं, अब देश को फेक न्यूज़ के पुजारियों की ज़रूरत है। अगर बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता फेक न्यूज़ शेयर करता है और पकड़े जाने पर नहीं हटाता, अगर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का महासचिव फालतू चीज़ें शेयर करता है और ध्यान दिलाने पर नहीं हटाता, अगर सत्ता समेत आईटी सेल दिन भर फेक न्यूज़ का कारोबार करती है, तो निश्चित यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस देश के लिए सांस की तरह ज़रूरी है। इस फर्जीवारों का सम्मान होना चाहिए। 22 अप्रैल को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, और ज़रा इन बाबा के भी कारनामे देखो। ये बेचारे बाबा सिर्फ बोतल में पेशाब कर उस केले के ऊपर छिड़क रहे थे, फिर भी पुलिस बड़े अदब से पेश आ रही है। कोई ज़रा आरती की थाली लाना, बाबा की आरती करनी है, क्योंकि कुछ अन्यथा बोलो तो फिर इस्लामोफोबिया की कंप्लेंट कर देंगे गल्फ में। इस वीडियो को सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चौहान के तारिक फतेह आदि दिग्गजों ने भी शेयर किया। ऑल्ट न्यूज़ ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये दावा बेबुनियाद है। वेबसाइट को बिजनौर पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग का नाम इरफान अहमद है, वो घूम घूम कर फल बेचते हैं। 20 अप्रैल को फल बेचने के दौरान उन्हें पेशाब लगी
तो वो उसी गली में पेशाब करने लगे। इसके बाद ठेले पर रखी पानी की बोतल से अपने हाथ धोए तथा केले पर पानी छिड़का और उसी बोतल से खुद पानी पिया। वीडियो में व्यक्ति ऐसा कुछ भी करता नहीं दिखता है। ये वीडियो अफवाह के लिए बनाया गया मालूम पड़ता है। इरफान अहमद को शुरू से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे रिहा करके क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। ये बात सामने आने के बाद भी संबित पात्रा ने ये वीडियो नहीं हटाया। वो हर कुछ दिन में ऐसा करते हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी 15 अप्रैल को एक फालतू सा पुराना फोटो शेयर किया। फोटो में भारत के नक्शे के साथ दावा किया गया था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। फैक्ट चेक करने पे पता चला कि ये फोटो कई साल नेट पर मौजूद है। इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम माधव जी ने पोस्ट नहीं हटाई। बड़े बड़े ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो बिना शर्म लिहाज के हमेशा ऐसा करते हैं। ऐसा बार बार होता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि फर्जी सूचनाएं और उन्मादी झूठ जनता के दिमाग में डालना कोई महान काम नहीं है। दिन भर झूठ फैलाने के लिए ये मेहनत क्यों की जा रही है? ज़रूर इस झूठ के कारोबार में भारत का महान भविष्य छुपा है। आप लोग भी मांग कीजिए कि झूठ फैलाने वालों को सरकार भारत रत्न से नवाजे। महानता को सम्मान मिलना चाहिए। जनार्दन मिश्रा लिखते हैं, एटा ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या। गोरखपुर में पुलिस पिटाई से साधु की मौत। कुछ लोगों का खून भी मौके देकर उबाल मारता है। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, 70 वर्षीय मेलॉर्ड के वारिस कॉलेजियम सिस्टम से ही जज बनते रहे हैं। आइए मेलॉर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड में और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का आदेश दीजिए। अपने तथाकथित प्रतिभावान बारिशों को केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षण के आधार पर जज बनने के सपनों को पूरा कीजिए। जनार्दन मिश्रा फिर से लिखते हैं, बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने हकीकत में गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने का अनोखा तरीका निकाला है। वो एक ट्रक भरकर आटे की थैली लेकर एक मोहल्ले में गए और लोगों को घरों से बुलाया और ये कहलवाया कि सिर्फ 1 केजी ही आटा मिलेगा। जो सच में 1 किलो आटे के भी मोहताज थे वो आ गए। सबको 1 किलो आटे वाली थैली पकड़ा दी गई। जब सबने घर जाकर आटे के पैकेट खोले तो उसमें 15,000 रुपये भी थे। वाकई में ज़रूरतमंदों के दिलों से दुआ निकली होगी, उसका कोई भी मोल नहीं लगा सकता। गौरव सिंह ने लिखा है, एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें जब दुकान खोलता है तो कोई अधिकारी हड़काता है। हड़काते वक्त वो नेता पैंट में सुसु कर देता है। हो सकता है प्रथम दृष्टया ये वीडियो आपकी हंसी का मजाक वाला लगे, लेकिन जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ आप उसे शेयर कर आगे बढ़ा रहे हैं वो अमानवीय है। उस व्यक्ति की ज़िंदगी इस लॉकडाउन के बाद भी होगी, लेकिन आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो की वजह से बेचारे को और उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाकी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के जुर्म में अधिकारी को उसे जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। शहनवाज मलिक लिखते हैं, रिपोर्टर प्रणाम सर। संपादक, क्या खबर लाए हो? रिपोर्टर सर, होशियारपुर में एक साधु पर जानलेवा हमला हो गया। संपादक, क्या हमलावर मुसलमान है? रिपोर्टर, नहीं सर, हमलावर चोर थे। संपादक, तो चोरों में मुसलमान ढूंढो। रिपोर्टर, हाँ सर, साधु के घर में बिरयानी की गंध आ रही है। संपादक, इससे बड़ा सुराग और क्या चाहिए? तुम्हें ऐसे बनोगे एक बड़े रिपोर्टर। रिपोर्टर, मगर सर ये नहीं पता कि बिरयानी हैदराबादी है या मुरादाबादी। संपादक, अरे तुम्हें इसका क्या करना, तुम तो शुद्ध वैष्णव भोजन वाले हो। रिपोर्टर, जी सर, पक्का वाला, मगर बिरयानी हैदराबाद हुई तो ओवैसी के लपेट सकते हैं और मुरादाबादी लिखा तो सपा सांसद ST हसन को घेरा जा सकता है। लिख देंगे कि चोर इनके ही संसदीय क्षेत्र से आए थे। संपादक, नहीं, ऐसा करो कि दोनों को लपेटो, हैदराबादी मुरादाबादी में घुसने की बजाय सिर्फ बिरयानी लिखो। रिपोर्टर, ठीक है सर, बस आप हेडिंग दे दें, बाकी तो काम हम कर ही लेते हैं। संपादक, लिखो कि साधु के घर में वारदात से पहले चोरों ने खाई थी बिरयानी, हैदराबादी या मुरादाबादी हो सकते हैं चोर। सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टर तौसीफ खान से मिलिए। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से 17 मार्च को इन्हें कोरोना हुआ, इलाज हुआ और 7 अप्रैल को ठीक हुए। फिर अपने घर में 14 दिन आइसोलेशन में रहें और अब एक बार फिर मरीजों के इलाज में जुट गए हैं और आज ही कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए लखनऊ KGMU में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। और डॉक्टर तौसीफ खान पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रमज़ान के पहले रोज़े में अपना रक्त दान किया है। अब उनका खून 2 गंभीर मरीजों की जान बचाने के काम आएगा।